अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। एक सुबह एक एएसआई का 10-11 साला लड़का किसी काम से थाने आया। उसने देखा कि उसके बाप ने एक नौजवान को उल्टा लटका रखा है और उस पर मुख्तलिफ तरीक़ों से तशद्दुद कर रहा है। लड़के ने खिड़की से ये मंजर देखा, कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर खामोशी से वापस चला गया। बाप को न उसके आने का पता चला और न ही जाने का। शाम के वक्त एएसआई ने मुझे बताया कि उसका बेटा घर से भाग गया है और वो उसकी तलाश में सरगोदा जा रहा है। सरगोदा में लड़के का ननिहाल था और एएसआई को पता चला था कि वो वहीं गया था। मेरे इस तफसार पर एएसआई ने बताया कि सुबह उसका बेटा परवेज़ थाने आया था और उससे मिले बगैर वापस चला गया था। घर पहुंचकर उसने माँ से कहा, माँ, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। माँ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, तू इस घर में क्यों नहीं रहेगा? तेरे अब्बा ने तुझे मारा है? परवेज़ ने नफ़ी में सर हिलाया। बोला, मुझे तो नहीं मारा, पर अब्बा अच्छा आदमी नहीं है, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। माँ फिक्रमंद हुई, पूछा, कुछ पता तो चले कि हुआ क्या है? अब्बा बहुत जालिम है अम्मा, परवेज़ ने कहा, और ऐसा जालिम मेरा बाप नहीं हो सकता। वो एक आदमी को उल्टा लटका कर मार रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह मार रहा था। वो आदमी चीखें मार रहा था, पर अब्बा को ज़रा रहम नहीं आया। मैं नाना के घर जा रहा हूँ। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, उस आदमी ने ज़रूर कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा। अपने अब्बा को घर आ लेने दो, मैं उससे ज़रूर ये बात पूछूंगी। अगर उसकी ज़्यादती साबित हो गई तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। उसने लड़के के आंसू पोंछे, मुंह धोया और कुछ देर बाद सौदा लेने बाजार भेज दिया। उसके बाद लड़का वापस नहीं आया। एएसआई बहुत गुस्से में था। कहने लगा, एक दफ़ा तो मैं उसे सीधा कर दूंगा। इस उम्र में उससे इतनी बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं, बड़ा होकर क्या करेगा ये? लड़का हसास मालूम होता है, मैंने कहा। उसे गलतफहमी हो गई है। तुम अपने ससुर के नाम पर्ची लिख दो, मैं किसी आदमी को भेजकर लड़के को बुलवा लेता हूँ। एएसआई खुद साथ जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे सख्ती से रोक दिया। मुझे मालूम था कि वो जाते ही पहले लड़के की पिटाई करेगा, फिर कोई दूसरी बात करेगा। मैंने एक हवलदार को सरगोदा भेज दिया, जो अगली सुबह लड़के को लेकर वापस पहुँच गया। एक बात बता दूं कि परवेज़ ने अपने बाप को जिस शख्स पर तशद्दुद करते देखा था, उसका नाम यूनुस था। उसने एक 6-7 साला लड़की के कानों से बालियां उतारकर उसे कत्ल कर दिया था। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि उसने बालियां नोच ली थीं। लड़की के दोनों कान फटे हुए थे और उन पर खून जमा हुआ था। ये बात बाद में मालूम हुई थी। मुझे बालियां बेचता हुआ पकड़ा गया था। सुनार ने जब बालियों का बारीकी से मुआयना किया तो उसे एक बाली पर मामूली सा खून लगा हुआ दिखाई दिया। इस बात से उसे शक हुआ। उसने मुलजिम को बातों में लगाए रखा और एक आदमी को हमारे पास भेज दिया। इससे 4 दिन कबल एक 6 साला बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। हमने मुलजिम को शक की बिना पर गिरफ्तार कर लिया और लड़की के घर वालों को बालियां दिखाईं। उन्होंने फ़ौरन बालियां पहचान लीं, वो इन्हीं की बच्ची की बालियां थीं। मुलजिम बालियों के बारे में कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। वो बार बार बयान बदलता था तो हर बार उसका बयान झूठा साबित होता था। उसके बयानात से ये अंदाज़ा होता था कि उसने लड़की को कत्ल करके लाश कहीं दफन कर दी थी। जब मुझे उसके मुजरिम होने का पूरा यकीन हो गया तो मैंने उसे एएसआई के सुपुर्द कर दिया। हम ये मालूम करना चाहते थे कि उसने लड़की की लाश कहाँ दफन की थी। मैंने एएसआई के बेटे परवेज़ को अपने पास बुलाया और पूछा कि वो घर से क्यों भागा था। मेरा अब्बा बहुत जालिम है जी, उसने जवाब दिया, मैं इसके पास नहीं रहूँगा। मैंने पूछा, तुम्हारी कोई छोटी बहन है? 2 हैं, उसने जवाब दिया, फिर हाथ से इशारा करके उनके कद बताए। एक इतनी सी है और एक इतनी है। एएसआई ने बताया कि एक 2 साल की और दूसरी 5 साल की है। परवेज़ ने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि उसकी 5 साला बहन के कान में सोने की बालियां हैं। बेटे, एक बात तो बताओ, मैंने कहा, अगर कोई बदमाश तुम्हारी बहन की बालियां नोच ले जिससे उसके कान जख्मी हो जाएं, तो तुम क्या करोगे? उसने बड़े जोश से जवाब दिया, मैं उसको मार मार कर सुअर बना दूंगा। और अगर वो बदमाश तुम्हारी बहन का गला घोट कर उसकी लाश जंगल में फेंक दे तो फिर तुम क्या करोगे?
मैं तो उसका खून पी जाऊंगा, उसको जान से मार डालूंगा। मैंने कहा, बेटे, कल तुम्हारे अब्बा जिस बदमाश को मार रहे थे उसने एक 6 साला लड़की के कानों से बालियां नोच कर उसे कत्ल कर दिया है, और अब ये नहीं बता रहा है कि लड़की की लाश उसने कहाँ छुपाई है। हम उससे ये बात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर लड़के का गुस्सा जाता रहा और उसने अपने बाप से माफ़ी मांग ली। चंद रोज के बाद यूनुस ने इकबाल जुर्म कर लिया और हमने उसकी निशानदही पर लड़की की लाश बरामद कर ली। जब कातिल को फांसी दी जाती है तो वह निहायत बेबस और मजलूम नजर आता है। उस वक्त अच्छे खासे आदमी को उस पर तरस आ जाता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ तस्वीर का एक रुख नजर आता है, उसके जराइम नजरों से ओझल होते हैं। ये तो कानून की सज़ा का जिक्र था। कुदरत की सज़ा इससे भी ज़्यादा सख्त होती है। इन सज़ाओं को देखकर बाज़ लोग होशो हवास खो बैठते हैं और बाज़ के हार्ट फेल हो जाते हैं। इन्हीं दिनों की बात है कि एक हवेली में आग लग गई। वो गर्मियों का मौसम और दोपहर का वक्त था। उस वक्त अहले खाना आराम कर रहे थे। हवेली की तामीर में लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की गई थी। छत की कड़ियाँ, दीवारी अलमारियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे और 2 छती वगैरह सब लकड़ी की बनी हुई थी। उसके अलावा चारपाइयाँ, बिस्तर और फर्नीचर समेत बेशुमार चीज़ें ऐसी थीं जो आग पकड़ने वाली थीं। जिस वक्त आग लगी उस वक्त हवेली के अंदर दर्जन भर के करीब अफराद थे। उनमें साहिब खाना चौधरी गुलाम कादिर, उसकी बीवी कलसूम बेगम, उनके 2 बेटे जमाल और फरीद और एक बेटी रजिया शामिल थी। इनके अलावा 2-3 मुलाजिम भी थे। चौधरी गुलाम कादिर एक दौलतमंद और बासर शख्स था। ऐसे लोगों के कई दुश्मन भी होते हैं। आग का अहवाल बयान करने से पहले मैं चौधरी का पस मंज़र आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आग के वाक़ये से 2 महीने कबल एक सुबह एक बूढ़ी औरत थाने में आई। उसने रवायती अंदाज में मुझे दुआएं दी और कहा, थानेदार पुत्र, मैं एक छोटी सी अर्ज़ लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। उसकी उम्र 60 साल के लगभग मालूम होती थी। उसने सादा मगर साफ सुथरा लिबास पहन रखा था। चेहरे मोहरे से वो वज़ेदार और जहाँ दीदा औरत नजर आती थी। उसकी गुफ्तगू में भी शाइस्तगी पाई जाती थी। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और काम पूछा। उसने अपना नाम सिराज बीबी और अपने मरहूम शौहर का नाम चौधरी फजल हुसैन बताया। मेरे शौहर को फौत हुए 18 साल हो चुके हैं। उसने मजीद कहा, वफात से पहले उस पर चौधरी गुलाम कादिर की कुछ रकम वाजिबुल अदा थी। इस कर्ज के एवज हमने अपनी 3 मुरब्बे ज़मीन चौधरी के पास रहन रखी थी। फजल हुसैन की वफात के बाद हमारे माली हालात ठीक नहीं रहे, लेकिन मैंने कर्ज की किस्तें अदा करने में कभी सुस्ती नहीं की। पूरे 18 साल से किस्तें अदा कर रही हूँ, लेकिन चौधरी ने वो सारी रकम सूद के हिसाब में लगा ली है और उसका कहना है कि असल रकम में से अभी तक एक पैसा भी नहीं अदा हुआ। मैं इंसाफ की तलाश में तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चौधरी पर मुकदमा नहीं करना चाहती। सिराज बीबी ने कहा, मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम चौधरी को समझा बुझा कर हमारी ज़मीन वापस दिला दो। मैंने एक पढ़े लिखे आदमी से इन रसीदों का हिसाब लगवाया था। मैं 20,000 से ऊपर रकम अदा कर चुकी हूँ। कुल रकम 6,000 थी। चौधरी से कहो कि खुदा से डरे और यतीमों का माल वापस कर दे। खुदा के कलाम में लिखा है कि यतीमों का माल खाने वाला अपने पेट में आग डालता है। मेरे 2 बच्चे हैं। शौहर की वफात के वक्त दोनों बहुत छोटे से थे। मैंने बड़ी मशक्क़त से इन्हें पाला है। अगर चौधरी इनका हक नहीं देगा तो ये आग उसे जला डालेगी। तुम्हारी ज़मीन के कागजात किसके पास हैं? वो भी चौधरी के पास हैं। तो फिर तुम्हारे पास तो कुछ भी ना हुआ। मैंने कहा, बहरहाल तुम इत्मीनान रखो, मैं चौधरी से बात करूँगा। तुम 2-4 दिन के बाद आना, देखें चौधरी क्या कहता है। वो दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। चौधरी गुलाम कादिर के बारे में जो रिपोर्ट मुझे मिली थी वो अच्छी नहीं थी। वो अपने आप को बहुत बड़ा जागीरदार समझता था और किसी को खातिर में नहीं लाता था। चूँकि मामला एक बेवा औरत और यतीम बच्चों का था, इसलिए मैं उससे मिलने चला गया। मैंने सोचा शायद वो मेरे कहने पर बेवा औरत से नर्म रवैया इख्तियार करने पर तैयार हो जाए। एक मुलाजिम ने मुझे कुशादा बैठक में बिठाया और अंदर खबर करने चला गया। थोड़ी देर बाद चौधरी झूमता झामता बैठक में दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेदी धोती बांध रखी थी, जिसके दोनों तरफ निकले हुए लड़ नुमायां नज़र आ रहे थे। उसने कंधे पर रंगीन
पटका डाल रखा था। मूछें खासी घनी थीं, कद 6 फीट से कुछ ज़्यादा ही था और उम्र 70 साल के लगभग मालूम होती थी। उसने पुरजोश अंदाज में मुझसे हाथ मिलाया और गहरी नज़रों से मुझे घूरते हुए बोला, मलिक साहब, आज हमारी हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि आपको सलामी करते चलूं। बड़ी नवाजिश है आपकी, क्या पिएंगे? तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। उसने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर मैंने कहा, चौधरी साहब, चंद रोज़ पहले एक बेवा औरत मेरे पास आई थी। कौन सी बेवा औरत? उसने आंखें फैलाईं। बस्ती में तो बेवा औरतें बहुत हो गई हैं। उसने अपने शौहर का नाम चौधरी फजल हुसैन बताया था। इतने में एक 35-36 साल शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसने भी घनी मूछें रखी हुई थी और खासा कबील जुस्सा शख्स था। चौधरी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, पुत्र जमाल, मलिक साहब की बात सुनी तुमने? ये कहते हैं फजल हुसैन भी चौधरी है। ओ भाई, वही सिराज बीवी का बंदा। नौवारिद उसका बेटा जमाल कादिर था। उसने मुझे सलाम किया और सोफे पर बैठते हुए बोला, फजल हुसैन जिंदगी में तो चौधरी नहीं था, मरने के बाद चौधरी बन गया हो तो पता नहीं। उसकी बेवा लोगों के बर्तन मांज कर गुजारा करती है। मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, चौधरी साहब, मैंने सुना है कि सिराज बीवी की कुछ ज़मीन आपके पास गिरवी रखी हुई है। जमाल कादिर ने पूछा, क्या उसने हमारे खिलाफ कोई पर्चा कटवा दिया है? पर्चा वगैरह तो नहीं कटवाया, वैसे ही मेरे पास आई थी, कह रही थी कि वो 18 साल से किस्तें अदा कर रही है। मलिक साहब, आदमी उधार लेता है तो किस्तें भी देनी पड़ती हैं। चौधरी ने कहा, ये तो हमारी शराफत है कि हमने अपना पैसा वसूल करने के लिए कभी सख्ती से काम नहीं लिया। आपने ज़मीन के बारे में कुछ नहीं बताया। पता नहीं आप किस ज़मीन की बात कर रहे हैं। ज़मीन का हिसाब किताब तो पटवारी के पास होता है। मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। आप सच कहते हैं, मैंने कहा। मुझे पटवारी के पास जाना चाहिए था, आपको खामखा तकलीफ दी। उसे फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। पटवारी का जिक्र करके उसने मुझे रास्ता दिखा दिया था। मलिक साहब, आप तो नाराज़ ही हो गए। उसने उठकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। आप बैठें तो सही। चौधरी साहब, बात यह है कि मेरी सिराज बीवी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। वो मेरे पास एक मसला लेकर आई थी। मैं ये देखना चाहता था कि उसकी बात में झूठ कितना है और सच कितना है, मगर मालूम होता है कि आपको ये बात पसंद नहीं आई। मलिक साहब, आप वर्दी में हमारे घर आए हैं, जमाल कादिर ने कहा, इसलिए हम तो यही समझे कि आप थानेदार की हैसियत से हमारे पास आए हैं। अगर आप कहते हैं कि आप ज़ाती हैसियत में यहाँ आए हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं, और जिस मसले के सिलसिले में आप आए हैं उसके बारे में इतना ही बताना काफ़ी है कि वो काबिल दखल अंदाजी पुलिस नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सिराज बीवी ने हमसे सूद पर कर्जा लिया था, जो अब उसे भारी मालूम हो रहा है। लेकिन कर्जा तो कर्जा ही होता है, वो तो उसे अदा करना ही पड़ेगा। अगर उसे इस मामले में कोई सहूलत चाहिए तो बड़ी खुशी से हमारे पास आ जाए। हम हमदर्दी से उसकी बात सुनेंगे और जो कुछ हमसे हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे। बड़े चौधरी ने कतरे सोचते हुए कहा, मैं तो इस औरत का पर्दा रखता रहा हूँ, मगर मालूम होता है कि इसे अपना पर्दा खुद मंजूर नहीं है। किस्सा यह है कि इसका आदमी, जिसे यह अब चौधरी कहती है, बहुत बड़ा जालसाज था। उसने एक बेवा औरत की, जो इसकी रिश्तेदार थी, 6 मुरब्बा ज़मीन जाली कागजात के ज़रिए हमारे पास फ़रोख्त करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर हमें इसकी जालसाजी का इल्म हो गया और हमने ज़मीन खरीदने से इनकार कर दिया। बाद में मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने फजल हुसैन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हम बयाना दे चुके थे। फजल हुसैन ने अपनी बीवी को मेरे पास भेजा और दरख्वास्त की कि फ़िलहाल वो हमारा बयाना वापस नहीं कर सकता। सिराज बीवी ने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी, चौधरी साहब, आपके पैसे मैं वापस कर दूंगी, आप मुझसे पक्का कागज़ लिखवा लें, मगर मेरे आदमी के ख़िलाफ़ अदालत में गवाही न दें। उसे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। मुझे इस औरत पर रहम आ गया। मैंने इसकी इज्जत का ख्याल करते हुए फजल हुसैन के खिलाफ गवाही नहीं दी, लेकिन फिर भी उसे 7 साल की सज़ा हो गई। जो रकम उसने बतौर बयाना मुझसे ली थी वो थाने कचहरी के चक्कर में खर्च हो गई, बल्कि सिराज बीवी ने हमसे कुछ और कर्जा भी लिया। 5 साल के बाद फजल हुसैन का जेल में इंतकाल हो गया। उसका एक छोटा भाई भी था, तजम्मुल हुसैन उसका नाम था। उसका भी आवारा लोगों में उठना बैठना था। फजल हुसैन की मौत के 1 साल बाद वो अपने किसी साथी के हाथों कत्ल हो गया। अब ये बेवा औरत रह गई है। हमारी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं।
3-4 रोज बाद सिराज बीबी मेरे पास आई तो मैंने उसे चौधरी गुलाम कादिर के साथ होने वाली बातचीत के बारे में बताया। वो ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने अपने शौहर की जालसाजी और चौधरी के बयानी के बारे में एक नई कहानी सुनाई। थानेदार पुत्र, मेरी बात में कोई छूट नहीं है, उसने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा। इस बस्ती में अभी भी इस वाक़ये के कई गवाह मौजूद हैं। सबसे बड़ा गवाह मोहम्मद हुसैन पटवारी है। इसके अलावा मास्टर मोहम्मद तुफैल जंजुआ और रहमत अली सर्राफ भी अभी जिंदा हैं। तुम इन लोगों से बेशक पूछ लो, अगर मेरी बात गलत हो तो जो चाहे सज़ा देना। मोहम्मद हुसैन पटवारी रिटायर्ड हो चुका था और कभी कभार मुझसे मिलता रहता था। वो खासा बूढ़ा आदमी था और दिल में खौफ खुदा रखता था। एक रोज़ मैंने उसे सिराज बीबी और चौधरी गुलाम कादिर के तनाज़े का जिक्र किया। चूँकि वो उन दिनों पटवारी था, इसलिए उसने तफसील से सारी बात बताई। उसके बयान से सिराज बीबी के बयान की तस्दीक होती थी। इसके अलावा मैंने चंद और बूढ़े लोगों से भी बातचीत की। इन सब लोगों के बयानात से जो कहानी सामने आई वो मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। इस कहानी की इब्तिदा दूसरी जंग अज़ीम से पहले हुई थी। वो 1933 और 34 का ज़माना था। जमींदारों की 2 पार्टियों में लड़ाई के नतीजे में फरीकैन के 5 आदमी मारे गए। एक फरीक के 3 आदमी काम आए। उन 3 आदमियों की मौत के बाद ख़ानदान में एक भी मर्द बाकी नहीं रहा। सिर्फ सरबराह ख़ानदान की बूढ़ी बीवी जिंदा बची। उसके 2 जवान बेटे और शौहर हंगामे में हलाक हो गए। उस औरत का नाम हुर्मत बेगम था। हंगामे के फौरन बाद उसने अपनी हवेली मुलाजिमों में के हवाले कर दी। उसे बेसहारा देखकर चौधरी गुलाम कादिर ने उससे ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए, लेकिन दर हकीकत उसकी नज़र हुर्मत बेगम की ज़मीनों पर थी। एक आध साल में उसने उसकी ज़मीनों का सारा इंतज़ाम अपने हाथ में कर लिया। वफादार मुलाजिमों की छुट्टी कर दी और उनकी जगह पर अपने मतलब के आदमी रख लिए। सिराज बीबी का शौहर फजल हुसैन एक होशियार आदमी था और महकमा माल में मुलाजिम था। उसने मुलाजमत के दौरान चंद मुरब्बे ज़मीन भी खरीद ली थी। उसका चौधरी गुलाम कादिर के साथ खासा मेल मिलाप था। एक रोज़ चौधरी गुलाम कादिर ने उसे खाने पर बुलाया और खाने के बाद कहा, फजल हुसैन, हमारा एक छोटा सा काम अटका हुआ है, आप कोशिश करें तो मसला हल हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? फजल हुसैन ने कहा कि आपका काम हो और अटक जाए। हुक्म करें, क्या काम है? ज़मीन के इंतकाल का मामला है, चौधरी ने तामुल करते हुए कहा। वैसे ज़मीन तो हमारे ही कब्ज़े में है, मैं चाहता हूँ कि कागजात भी हमारे नाम हो जाएं। फजल हुसैन हौले हौले सर हिलाने लगा। बोला, गालिबन आप हुर्मत बेगम की ज़मीन की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। हमें उसी ज़मीन के कागजात की नकूल चाहिए। जाली खरीदारी? चौधरी ने इस बात में सर हिलाया। बोला, यही बात है। वैसे हम हुर्मत बीवी को कुछ न कुछ देते रहेंगे। 8-10 साल तक उसका इस जालसाजी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। वो बूढ़ी औरत है, जल्द ही अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। आपका काम हो जाएगा, फजल हुसैन सोचते हुए बोला। बड़े आराम से हो जाएगा। ज़मीन कितनी है? ज़्यादा नहीं है, 5-6 मुरब्बा होगी, चौधरी ने कहा। काम ज़्यादा नहीं है, आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन ये बात राज में रहनी चाहिए। चौधरी साहब, कागजात तो मैं कल ही आपको पहुंचा सकता हूं, लेकिन सिर्फ कागजात से आपका काम नहीं बनेगा। आपको 10 जगह जाना पड़ेगा और हर जगह पैसे खर्च करना पड़ेंगे। मैं आपका सारा काम करवा देता हूं। इंतकाल के मुकम्मल कागजात आपको बग़ैर किसी मेहनत के मिल जाएंगे। ये हो जाए तो फिर क्या ही बात है। कुल कितनी रकम खर्च करनी होगी? मैं आपसे 2000 रुपये फ़ी मुरब्बा लूँगा। वो नहरी ज़मीन थी और खासी ज़रख़ेज़ थी। चौधरी ने फजल हुसैन को 10,000 रुपये देने का वादा किया और निसफ रकम की पेशगी अदायगी कर दी। फजल हुसैन ने चंद रोज़ के अंदर कागजात तैयार करवा लिए। जाली दस्तखत हो गए, मोहरें लग गईं, ज़रूरी इंदराजात हो गए, लेकिन आखिरी मौके पर इस जालसाजी का पोल खुल गया। पुलिस ने फजल हुसैन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, ने इस जाली कागजात अपने कब्जे में कर लिए। चौधरी फौरन थाने पहुंचा और फजल हुसैन से अलहदगी में कहा, फजल हुसैन, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, मैं आपको बड़े आराम से बरी करवा लूँगा, लेकिन इस केस में मेरा जिक्र नहीं होना चाहिए। आपका जिक्र तो ज़रूर आएगा, फजल हुसैन ने कहा, क्योंकि कागजात आप ही के नाम से बनाए गए थे।
मेरा ये मतलब है कि जालसाजी के ज़मीन में मेरा जिक्र नहीं आना चाहिए। आपके बयान में ये इकरार होना चाहिए कि मैं जालसाजी में शामिल नहीं था। आप पर जालसाजी का इल्ज़ाम तो आ ही चुका है। मेरे इस इल्ज़ाम में शामिल होने से केस की नोयत में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैं इस इल्ज़ाम से बाहर रहकर आपकी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने आप को इस इल्ज़ाम से कैसे बरी कर सकेंगे? मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैं वकील से मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। मैं एक शर्त पर सारा इल्ज़ाम अपने साथ ले सकता हूँ, फजल हुसैन ने कहा। अगर केस मेरे खिलाफ हो गया तो आप उस रकम का मुतालबा नहीं करेंगे जो मैं आपसे पेशगी वसूल कर चुका हूँ। रकम की तो तुम फिक्र ही मत करो, दौलत आनी जानी शय है। फजल हुसैन चौधरी की बातों में आ गया और उसकी मर्जी के मुताबिक बयान दे दिया। इस बयान से चौधरी न सिर्फ कानून की गिरफ्त से बच गया, बल्कि इससे उसे हुर्मत बेगम के सामने अपनी सफाई पेश करने की भी जवाज़ मिल गया। उसने हुर्मत बेगम के सामने अपनी पोजीशन वाज़े करते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं था कि ये शख्स आस्तीन का सांप साबित होगा। जब इसे मालूम हुआ कि आपकी ज़मीनों का इंतज़ाम मेरे हाथ में है, तो इसने अपनी सरकारी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आपकी ज़मीन के कागजात निकलवाए और मेरे नाम खरीदारी के जाली कागजात तैयार करवा के मेरे पास पहुंच गया। कहने लगा, 10,000 रुपये दे दें और ज़मीन के मालिक बन जाएं। अगर मैं इस शख्स को लान तान करके भगा देता तो फिर ये किसी और से सौदा करने की कोशिश करता। लिहाजा मैं बज़ाहिर खरीदार बन गया और सबूत हाथ में आने के बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया। बूढ़ी हुर्मत बेगम ने कहा, चौधरी साहब, अल्लाह आपको इस नेक काम का अजर देगा। शौहर और जवान बेटों की मौत के बाद मैं ज़मीन के झगड़ों से दूरी रहना चाहती हूँ। अगर हमारी आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया होता तो मैं ये ज़मीन फ़ौरन फ़रोख्त कर देती। आप इत्मीनान रखें, चौधरी ने कहा। हमारे होते हुए कोई शख्स आपकी ज़मीन पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता। हुर्मत बीवी को मुतमईन करने के बाद वो फजल हुसैन की बीवी सिराज बीवी के पास पहुंचा और उसे 5,000 रुपये की वो रसीद दिखाई जो उसने फजल हुसैन से हासिल की थी। सिराज बीवी को ये बात मालूम थी कि उसका शौहर रिश्वत भी लेता था और कभी कभार जालसाजी भी कर लेता था। चौधरी ने केस की तफसील बताने के बाद कहा, पुलिस ये चाहती है कि मैं तुम्हारे शौहर के खिलाफ बयान दूं, लेकिन अभी तक मैंने कोई बयान नहीं दिया। ये रसीद तुम्हारे शौहर के जुर्म का पक्का सबूत है। अगर मैंने ये रसीद अदालत में पेश कर दी और इसके खिलाफ बयान दे दिया तो वो सज़ा से नहीं बच सकेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बरी हो जाए। चौधरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, सिराज बीवी ने कहा। आप किसी तरह उसे सज़ा से बचा लें। मैं तो यही चाहता हूँ, चौधरी ने चालाकी से कहा, लेकिन फजल हुसैन मेरी बात नहीं मानता। वो मेरे खिलाफ बयान देने पर तुला हुआ है। कहता है कि मैं ये 5,000 रुपये उसे माफ़ कर दूं, वरना वो मुझे भी अपने जुर्म में शामिल कर लेगा। मैं इसी मसले के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। सिराज बीवी का बयान चौधरी की तवक्को के मुताबिक था। उसने कहा, चौधरी साहब, आप पैसों की फ़िक्र न करें, आपका कर्जा मैं अदा करूँगी। फजल हुसैन के अलावा हमारा कोई भी कमाने वाला नहीं है। वो तो ठीक है, मगर बात पक्की होनी चाहिए। ये ना हो कि बरी होने के बाद फजल हुसैन रकम देने से ही इनकार कर दे। आप मुझसे कागज़ लिखवा लें। खाली कागज़ लिखवाने से क्या होता है? कागज़ के साथ कोई ज़मानत भी तो होनी चाहिए। सिराज बीवी ने परेशानी से पूछा, कैसी ज़मानत? चौधरी ने सोचने की अदाकारी की। हालांकि सारी बात उसने पहले ही सोच रखी थी। बोला, मैंने सुना है कि फजल हुसैन के पास 3 मुरब्बे बंजर ज़मीन पड़ी है। मैं तुम्हारी वो ज़मीन 5,000 के एवज़ रहन रख सकता हूँ। अगर तुम इस पर राज़ी हो तो मैं पक्का कागज़ तैयार करवा लेता हूँ, लेकिन ये काम आज ही हो जाना चाहिए। सिराज बीवी सख्त परेशान थी। वो ज़मीन रहन रखने पर तैयार हो गई। शाम के वक्त चौधरी पक्का कागज़ लेकर सिराज बीवी के पास पहुँच गया। उसके साथ उसका वकील और 2 गवाह भी थे। एक गवाह फजल हुसैन का छोटा भाई तजम्मुल हुसैन था। उसने चालाकी ये की कि फजल हुसैन के छोटे भाई को भी हमदर्दी का फरेब देकर अपने साथ मिला लिया था। पटवारी ने बताया कि तजम्मुल हुसैन लालची आदमी था। चौधरी ने उसे कुछ पैसे भी दिए थे। स्टाम्प पेपर पर दस्तखत हो गए और सिराज बीवी ने ज़मीन के कागजात चौधरी के हवाले कर दिए। तो उसके वकील ने कर्जे की शराइत पढ़कर सुनाई। उन शराइत में से एक शर्त सूद की थी और रकम 6,000 रुपये लिखी गई थी। सिराज बीवी ने इस पर एतराज़ किया, चौधरी साहब, आपने सूद का तो जिक्र ही नहीं किया था और रकम भी आपने ज़्यादा लिखी है। रकम की बात यह है कि मुझे तुम्हारे शौहर की रिहाई के लिए भाग दौड़ करना पड़ेगी।
वकील, पुलिस, कचहरी, इन सब जगहों पर पैसा खर्च करना पड़ता है। और जहाँ तक सूद का ताल्लुक है तो ये कारोबारी बात है। अगर मैं यही रकम किसी कारोबार में लगाऊंगा तो मुझे इस मामूली सूद से ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे मैं तुम्हें 6 महीने की छूट दे सकता हूँ। अगर तुम 6 महीने तक कर्ज अदा कर दो तो मैं कोई सूद नहीं लूँगा। आगे जो तुम्हारी मर्जी, चाहो तो अपने कागजात वापस ले लो। सिराज बीबी ने अपने देवर तजम्मुल हुसैन से मशवरा किया। वो तो चौधरी से पैसे खाए बैठा था। उसने भावत को वही मशवरा दिया जो चौधरी के मफाद में जाता था। सिराज बीबी को मजबूरन सारी शराइत मानना पड़ी। रुखसत होने से पहले चौधरी ने सिराज बीबी और तजम्मुल हुसैन से अलहदगी में कहा, इस लिखत पढ़त का किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अगर फजल हुसैन तक ये बात पहुंच गई तो वो गुस्से में अपना केस खराब कर लेगा। दोनों ने राजदारी का वादा किया और चौधरी अपनी कामयाबी पर खुश खुश वहाँ से रुखसत हो गया। मैंने अक्सर ये देखा है कि जिन लोगों को अल्लाह ने दुनिया की फरागी अता की है, उनमें से बाज़ गरीबों पर जुल्म करके एक ख़ास लज्जत महसूस करते हैं और इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि इस कायनात का मोहतसिब आला एक दिन उनके अमलों पर उन्हें पकड़ने वाला है। अपने कर्जे की वसूली का पक्का इंतज़ाम करने के बाद चौधरी गुलाम कादिर ने अदालत में जो बयान दिया वो सरासर फजल हुसैन के खिलाफ था। उसने अदालत को बताया कि फजल हुसैन हुर्मत बीवी के नुमाइंदे की हैसियत से उसके पास आया था। उसे उसकी जालसाजी का बाद में इल्म हुआ था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फजल हुसैन को जालसाजी के जुर्म में 7 साल की सज़ा हो गई और सज़ा के 5 साल बाद उसका जेल में ही इंतकाल हो गया। उसकी वफ़ात के बाद उसके छोटे भाई तजम्मुल हुसैन ने चौधरी से भाई की ज़मीन की वापसी का मुतालबा शुरू कर दिया, लेकिन चौधरी की नीयत ख़राब थी। वो ज़मीन वापस नहीं करना चाहता था। तजम्मुल हुसैन के बारे में लोगों ने मुझे बताया कि वो खासा सख्त मिजाज आदमी था और कुछ जुराइम पेशा लोगों से उसके ताल्लुकात भी थे। उसने चौधरी से कहा कि वो उसके कर्जे की आधी रकम पहले अदा कर देगा और आधी ज़मीन का कब्जा मिलने के बाद। गालिबन वो ज़मीन फ़रोख्त करने का इरादा रखता था। इस ज़मीन में उसने अपनी भाभी को भी राज़ी कर लिया था, लेकिन नीयत उसकी भी अच्छी नहीं थी। उसने इधर उधर से दबाव डालकर चौधरी को ज़मीन वापस करने पर राज़ी कर लिया था, मगर चंद हफ्तों के बाद किसी ने उसे बेखबरी में वार करके हलाक कर दिया। देवर की मौत के बाद सिराज बीबी ने खुद को बिल्कुल ही बेसहारा महसूस करना शुरू कर दिया। उस वक्त उसके सिर्फ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जब फजल हुसैन को सज़ा हुई तो उनकी उम्रें अलल तरतीब 13 और 9 साल थीं। लड़का छोटा था। ये था वो पस मंज़र जो मैं आपको बताना चाहता था। जब चौधरी गुलाम कादिर ने सिराज बीबी की ज़मीन के बारे में बात करने से इनकार कर दिया तो मैंने सिराज बीबी को मशवरा दिया कि वो तहसीलदार के दफ्तर से अपनी ज़मीन के बारे में पता करे और कोशिश करे कि ज़मीन के कागजात की नकूल हासिल कर ले। ऐसा ना हो कि चौधरी कागजात के ज़रिए ज़मीन अपने नाम करवा ले। इसके चंद रोज़ बाद सिराज बीबी मेरे पास आई और ये बताया कि चौधरी उसके पास आया था। वो चाहता है कि मैं ज़मीन उसके हाथ फ़रोख्त कर दूं। उसने मज़ीद कहा, उसका कहना है कि उसने ज़मीन मेहनत करके काबिल काश्त बनाई है, इसलिए वो ज़मीन वापस नहीं कर सकता। 15-20 साल पहले वो ज़मीन बंजर पड़ी थी, लेकिन इन्हीं दिनों नई नहर की खुदाई से वो ज़मीन ज़रख़ेज़ हो गई थी और उसकी कीमत में खासा इजाफा हो गया था। मेरे इस्तफसार पर सिराज बीवी ने बताया कि चौधरी ने उसे 10,000 रुपये की पेशकश की है, यानी कर्जा ख़त्म समझा जाएगा और 10,000 नकद भी मिल जाएंगे। लेकिन सिराज बीवी ज़मीन छोड़ने पर तैयार नहीं थी। वो और इसकी औलाद 17-18 साल से ज़मीन की वागुजारी की उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्हें तवक्को थी कि ज़मीन हासिल होने के बाद उनके भी दिन फिर जाएंगे। सिराज बीवी ने मुझे पुरनम आँखों से बताया कि उसका बेटा 13-14 साल की उम्र से काम कर रहा था। उसकी बेटी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। वो खुद भी 18 साल से मेहनत मशक्क़त कर रही थी और इनकी आमदनी में से आधा हिस्सा ज़मींदार की जेब में चला जाता था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन उनकी ज़मीन वापस मिल जाएगी और उनके घर में भी खुशहाली आ जाएगी। लेकिन चौधरी ज़मीन वापस करने पर तैयार नहीं था। इस किस्म के हालात देखकर बड़ा दुख होता है। वो कैसा इंसान था जो 18 साल से एक बेवा और 2 यतीमों की निस्फ आमदनी खा रहा था और अब उनकी ज़मीन भी वापस करने पर तैयार नहीं था। मैं बहैसियत थानेदार कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो दीवानी केस था। अगर मामला अदालत में जाता तो उसमें यकीनन परसों लग जाते और हासिल फिर भी कुछ ना होता।
मैंने इलाके के 2 मोतबर आदमियों से कहा कि वो इस बेवा की मदद करें और उसकी ज़मीन वापस दिलाने की कोशिश करें। अगर चौधरी वो ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो मौजूदा कीमत लगाए। वो दोनों मोतबरीन नाकाम वापस आ गए। चौधरी ने न सिर्फ ज़मीन के मामले में ताउन करने से इनकार कर दिया बल्कि मेरे बारे में धमकी आमेज कलमात भी कहे। उसने कहा, मलिक सफदर हयात से कह देना कि मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करे वरना मैं उसे लाइन हाजिर करवा दूंगा। इतनी पहुंच है मेरी। इसके 2-3 रोज़ बाद वो थाने पहुंचा और बगैर किसी तमहीद के बोला, मलिक साहब, मैं एक शख्स के खिलाफ पर्चा लिखवाना और कटवाना चाहता हूँ। उसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। मैंने पूछा, उस शख्स का नाम पता क्या है? मैं उसे अभी थाने बुलवा लेता हूँ। उसका ख्याल था कि मैं उसकी बात सुनकर रिपोर्ट लिखने में पसोपेश करूँगा। मेरे जवाब से उसके चेहरे की सख्ती जाती रही। वो मेरी मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और बोला, उसका नाम अशरफ है। मैंने फौरन हवलदार को अपने कमरे में बुलाया। चौधरी गुलाम कादिर से अशरफ का पता पूछा और उसे नोट कराकर कहा, एक आदमी अपने साथ ले जाओ और इस शख्स को पकड़कर थाने ले आओ। हवलदार के जाने के बाद मैंने चौधरी के लिए बोतल मंगवाई और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। सिराज बीबी की ज़मीन का जिक्र ना उसने किया ना मैंने। तकरीबन निस्फ घंटे के बाद हवलदार एक दुबले पतले नौजवान को साथ लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। नौजवान की उम्र 26-27 साल के लगभग मालूम होती थी। वो इन मिस्कीन लोगों में से मालूम होता था जिनकी सारी ज़िंदगी दूसरों की चाकरी में गुजर जाती है और वो अपने रवैये की वजह से पैदाइशी खिदमतगार मालूम होते हैं। वो कुछ खौफजदा सा कमरे में दाखिल हुआ। जब उसकी नज़र चौधरी पर पड़ी तो वह कदरे झुका, कंधे थोड़े से ऊंचे किए और आजिज़ाना अंदाज में दोनों हाथ सलाम के लिए बढ़ाए, लेकिन चौधरी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उधर बात करो, उसने मेरी तरफ इशारा किया। तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है। नौजवान ने मुझे झुककर सलाम किया और अदब से मेरे बोलने का इंतज़ार करने लगा। मेरा तजुर्बा कह रहा था कि वो नौजवान कोशिश करके भी किसी को धमकी नहीं दे सकता था। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अशरफ हुसैन है, उसने जवाब दिया। क्या काम करते हो? जी, खराद का काम करता हूँ, लाहौर के एक कारखाने में। इनको चौधरी साहब को जानते हो? जी, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। इनसे हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मैं छोटा सा था जब ये पहली दफ़ा हमारे घर आए थे, पर आज इन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। ओए, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, चौधरी साहब ने उसे डांटा। मलिक साहब जो सवाल करते हैं उतना ही जवाब दो। बहुत अच्छा चौधरी साहब, उसने पहली दफ़ा सपाट लहजे में कहा। मुझे आप क्या डांटते हैं? मैं तो वैसे ही आपका नौकर हूँ, हुक्म का बंदा हूँ। अशरफ हुसैन, क्या तुमने चौधरी साहब को कत्ल करने की धमकी दी है? मैंने? कत्ल की धमकी? उसने हैरानी से कहा। नहीं जनाब, हरगिज़ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चौधरी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैंने चौधरी से पूछा, ये कौन है? क्या इससे आपका कोई तनाज़ा चल रहा है? मलिक साहब, ये उसी बुढ़िया का बेटा है जो रोज़ आपके पास आंसू बहाने आ जाती है, वही सिराज बीबी। अच्छा, ये बात है, मैंने कहा। इन लोगों ने अपनी ज़मीन आपके पास गिरवी रखी हुई है, वो एक अलग मसला है। ये धमकी इसने किस सिलसिले में दी है? जनाब, मैंने कोई धमकी नहीं दी। तुम ज़रा सब्र करो, मैंने चौधरी को सुनाने के लिए सख्त लहजे में कहा। मैं चौधरी साहब से बात कर रहा हूँ। चौधरी ज़रा खुश हुआ। वो समझा कि मैं उससे दबकर बात कर रहा हूँ। बोला, मलिक साहब, ये अनपढ़ और जाहिल आदमी है। इसको ये मालूम नहीं है कि मैं इसके बाप के लिए क्या कुछ कर चुका हूँ। इसने मुझे क्यों धमकी दी है, इसकी वजह तो यही जाने, लेकिन मेरे पास गवाह मौजूद हैं। आप इसके खिलाफ पर्चा काटें और ज़रूरी कार्रवाई करें। धमकी की वजह खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अशरफ हुसैन परेशानी के आलम में कभी मेरी तरफ देखता था और कभी चौधरी की तरफ। मैंने हेड क्लर्क को बुलाया और कहा कि वो चौधरी साहब की रिपोर्ट रोज़नामचे में दर्ज कर ले। मैंने चौधरी के साथ हमदर्दाना रवैया बरकरार रखा और रिपोर्ट में रहनशुदा ज़मीन और कर्जे का जिक्र भी कर दिया। मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता था कि सिराज बीबी ने अपनी 3 मुरब्बा ज़मीन 6,000 रुपये में चौधरी गुलाम कादिर के पास रहन रखी थी और 18 साल गुजरने के बावजूद कर्जा अदा नहीं कर पाई थी। उसके बेटे अशरफ हुसैन के दिल में इस वजह से रंजिश पाई जाती थी और उसने चौधरी को कत्ल की धमकी दी थी। रिपोर्ट दर्ज हो गई और चौधरी ने उस पर दस्तखत भी कर दिए। अगले रोज़ मैंने चौधरी के बताए हुए गवाहों के बयानात भी ले लिए और उनसे भी ये बात कहलवा ली कि सारा झगड़ा
मरहूना ज़मीन की वजह से था। अशरफ हुसैन को मैंने कुछ देर थाने में बिठाए रखा और फिर ये समझाकर घर भेज दिया कि वो 1-2 रोज़ घर से बाहर न निकले। तीसरे रोज़ मैंने सिराज बीवी को थाने बुलाया और उसकी तरफ से चौधरी गुलाम कादिर के खिलाफ खयानत मुजरिमाना का पर्चा कटवा दिया। उस रिपोर्ट का खुलासा ये था, चौधरी गुलाम कादिर ने 18 साल कबल 6000 रुपये के एवज सिराज बीवी की 3 मुरब्बा ज़मीन रहन रखी थी। मुद्दा अलैह यानी कि चौधरी ने मुद्दइया के नाखानदा होने का फ़ायदा उठाते हुए रसीद में सूद की शर्त भी शामिल कर दी थी। मुद्दइया असल रकम से कहीं ज़्यादा अदा कर चुकी थी। रहन और कर्जे के मुआहदे के मुताबिक चौधरी को ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन चौधरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मुद्दइया की ज़मीन को गुज़िश्ता 18 साल से इस्तेमाल कर रहा था। मुद्दइया ने दरख्वास्त की थी कि मुद्दा अलैह से न सिर्फ उसकी ज़मीन वापस दिलाई जाए, बल्कि 18 साल की पैदावार का कम से कम निस्फ हिस्सा भी दिलाया जाए। ये रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मैंने एक तुंदखू एएसआई को तफ्तीश के लिए भेज दिया और उसको समझा दिया कि वो चौधरी के साथ हरगिज़ कोई नरमी न करे। चंद घंटों के बाद एएसआई वापस आ गया और बताया कि चौधरी ने उसे लंबी चौड़ी रिश्वत की पेशकश की थी। मैंने पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? मैंने रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया, उसने मुझे बताया। ये सुनकर उसने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। इस पर मैंने भी सख्ती से बात की और कहा कि ये मामला हमारे हाथ में नहीं रहा। हमें ऊपर से हिदायत मिली है कि बेवा के साथ इंसाफ किया जाए। मेरा ख्याल है कि चौधरी आपसे बात करने आएगा। उसका ख्याल सही निकला। शाम के वक्त चौधरी चंद आदमियों के हमरा थाने पहुंच गया। मैंने उसे कुछ देर बाहर बिठाए रखा। 15-20 मिनट के बाद वो मेरे मातहतों के साथ उलझने लगा। तब मैंने उसे अंदर बुला लिया। उसके साथियों को बाहर ही बिठाए रखा। मलिक साहब, ये क्या अंधेर नगरी मची हुई है? उसने आते ही कहा। आपके नीचे वाले तो आपसे भी 2 हाथ आगे जा रहे हैं। मैं 1 घंटे से बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा था। इतना इंतज़ार तो मुझे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में भी नहीं करना पड़ता। मैं ज़रा मसरूफ़ था, मैंने खुश्क लहजे में कहा। इस वक्त गवर्नर भी आता तो उसे इंतज़ार करना पड़ता। हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुबह आपका एक एएसआई हमारे पास आया था, बड़ा शोर मचा रहा था। मुझे पता चला है कि उस माई ने हमारे खिलाफ कोई पर्चा कटवाया है। मालूम होता है कि उसके दिन पूरे हो गए हैं। वो समझती क्या है अपने आप को? चौधरी साहब, ये थाना है, मैंने कहा। हम हर शख्स की फरियाद सुनने के पाबंद हैं, हमें भी जवाब देना पड़ता है। आपका एएसआई कह रहा था कि इस मामले में आपको ऊपर से हुक्म मिला है, क्या ये सच है? हम आपको अंदर की बातें नहीं बता सकते, ना ही हम किसी को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। आप अपना जवाब दाखिल कर दें, हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके केस अदालत में पेश कर देंगे। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, एक काम करें, मैंने अशरफ के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसे ख़त्म कर दें। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो रिपोर्ट ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि उसकी एक नकल एसपी के दफ्तर में जा चुकी है। छोड़ें मलिक साहब, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है और खर्चे वर्चे की फिक्र ना करें। हमने पैसा खर्च करने में कभी कंजूसी से काम नहीं लिया। हुक्म करें, क्या चाहिए आपको? नहीं, इस केस में सौदेबाजी तो नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि आप ऊपर वालों से डरते हैं। अच्छा, एक काम और करें, माई को यहाँ बुला लें और हमारा राज़ीनामा करा दें। ये बात आपकी माकूल है, मैंने कहा। सुलह सफाई बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आदमी भेजकर सिराज बीवी को बुलवा लेता हूँ। मैंने एक हवलदार को बुलाया और कहा कि सिराज बीवी और उसके बेटे अशरफ को बुला लाओ, इन्हें साथ ही ले आना। हवलदार के जाने के बाद चौधरी ने कहा, मलिक साहब, केस की तफसील तो आपको मालूम ही है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये मामला जल्दी हल हो जाएगा। मैं कोशिश करने के लिए ही इस कुर्सी पर बैठा हूँ। आप मेरा मतलब नहीं समझे, चौधरी ने कहा। असल झगड़ा ज़मीन का है। मैं ये ज़मीन किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहता। हमने इस ज़मीन पर बड़ी मेहनत की है, इसे काश्त के काबिल बनाया है। एक बात और भी है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक कम्मी ख़ानदान हमारे मुकाबले पर खड़ा हो जाए। ज़मींदार और चौधरी कहलवाने लगे। मलिक साहब, इस बात पर तो हम लोग सर कटवा लिया करते हैं या काट लेते हैं। चौधरी साहब, राज़ीनामा 2 तरफ़ा होता है, मैंने कहा। सिर्फ एक फरीक की शर्तों पर राज़ीनामा नहीं हुआ करता। वैसे मैं सिराज बीवी को समझाऊंगा कि वो ज़मीन फ़रोख्त करने पर राज़ी हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ, उसने कहा। अगर वो इस बात पर राज़ी नहीं होगी तो नुकसान ही उठाएगी। उसकी हर बात में धमकी का पहलू गालिब था।
थोड़ी देर बाद सिराज बीबी हवलदार के हमरा थाने पहुंच गई। उसके साथ उसके बेटे अशरफ के अलावा मोहम्मद हुसैन पटवारी भी था। चौधरी ने पटवारी को देखकर तेवरी चढ़ाई और पूछा, आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? मैं सिराज बीवी के कहने पर आया हूँ, बूढ़े पटवारी ने कहा। उसकी उम्र 70 साल के लगभग थी। दो सुलह करने वालों के दरमियान गवाह का होना बहुत ज़रूरी है। चौधरी साहब, आप कोई फिक्र ही न करें, मैं कोई नाइंसाफ़ी की बात नहीं करूँगा। मोहम्मद हुसैन, यहाँ इंसाफ या नाइंसाफ़ी का नहीं, ख़ानदानी इज़्ज़त का मसला है। खैर, आप आ ही गए तो बैठें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मैं अपने मामले में किसी की बेजा दखलंदाजी पसंद नहीं करता। फिर वो सिराज बीवी की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ तुम आई, मैंने मलिक साहब के साथ सारी बात कर ली है, तुम बोलो क्या चाहती हो? चौधरी के तर्ज तखातुब से अशरफ का चेहरा सुर्ख हो गया। बोला, चौधरी साहब, हम लोग गरीब ज़रूर हैं लेकिन रजील नहीं हैं। मेरी माँ आपसे उम्र में बहुत छोटी हैं, आप इन्हें माई कहकर मुखातिब ना करें। ओए, तुम कौन से लाट साहब के पुत्र हो? चौधरी ने गुस्से से कहा। तुमसे तो हमारे नौकर चाकर ही ज़्यादा अच्छे हैं। हम अपने मुकाबले पर खड़े होने वालों के सर उतार दिया करते हैं। तुम हो क्या चीज़? तुझे याद नहीं रहा कि तेरा बाप एक आदी मुजरिम था, रिश्वतखोर और जालसाज, जिसकी मौत जेल के अंदर वाक़ हुई थी। कहता है कि हम रजील नहीं हैं। अशरफ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। बोली, कोई बात नहीं बेटा, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हम चौधरी के मुकाबले पर नहीं खड़े हो सकते। चौधरी साहब, मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चौधरी ने हिकारत से कहा, अगर हक की बात है तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ज़मीन 18 साल पहले हमारी हो गई थी। तुमने 6 महीने के वादे पर कर्जा लिया था और ये बात हर शख्स जानता है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कर्जा वापस न किया जाए तो रहनशुदा चीज़ जब्त हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं करना चाहता। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हें बिल मुकाते 10,000 रुपये देने पर तैयार हूँ। अगर मलिक साहब कहेंगे तो थोड़ा बहुत इजाफा कर दूँगा, इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद न रखो। उस ज़माने में ज़ेरे बहस ज़मीन की कीमत 20 से 25,000 रुपये फ़ी मुरब्बा थी, यानी 3 मुरब्बे की कीमत 60-70 हज़ार के लगभग थी। चौधरी साहब, मैं इस तरह ज़मीन फ़रोख्त नहीं करूँगी। पहले मुझे ज़मीन का कब्ज़ा मिलना चाहिए, उसके बाद ही ज़मीन फ़रोख्त होगी और ख़रीदारी का पहला हक़ आपका होगा। ज़मीन को भूल जाओ सिराज बीबी। मैंने पूछा, चौधरी साहब, कर्ज़े की असल रकम कितनी है? छोड़ें जी, असल रकम का अब क्या जिक्र, चौधरी ने टालने वाले अंदाज में कहा। वो तो बात ही ख़त्म हो चुकी है। वो बात कैसे ख़त्म हो चुकी है? अशरफ ने कहा। अगर वो बात ख़त्म हो गई थी तो अब तक आप हमसे किस्तें क्यों वसूल करते रहे हैं? ओ काका, तू अपनी बूथी बंद रख। क्यों जी, मैं क्यों अपनी बूथी बंद रखूं? मैं अपनी 12-13 साल की मेहनत की कमाई आपकी झोली में डालता रहा हूं। आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते। मैंने कोई नाजायज़ बात नहीं की। मोहम्मद हुसैन पटवारी ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। चौधरी साहब, ठंडे दिल से बातचीत करके कोई समझौता कर लें, गुस्से से बात नहीं बना करती। मैंने कहा, चौधरी साहब, पहले ये बात होनी चाहिए कि तनाज़े की बुनियाद क्या है, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इसलिए पहले आप कर्ज की रकम बताएं, फिर ये बताएं कि कुल कितनी रकम बाकी है। कर्जे की कुल रकम 5,000 थी, सिराज बीबी ने कहा। 5,000 नहीं, 6,000, चौधरी ने फ़ौरन कहा। कागज़ में तो 6,000 ही लिखी है, सिराज बीबी ने कहा, मगर असल रकम 5,000 थी। आपने 1,000 रुपये मेरे आदमी के मुकदमे पर खर्च करने का वादा किया था, मगर उल्टा उसके खिलाफ बयान देकर उसे सज़ा करवा दी। क्या मतलब है तुम्हारा, सज़ा करवा दी? चौधरी ने जानना चाहा। सज़ा देना तो अदालत का काम है। मैंने वही बयान दिया था जो मुझे देना चाहिए था, और जालसाजी करने वालों को अदालत सज़ा ही दिया करती है। इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। हम उसी रकम को तस्लीम करेंगे जो रसीद में लिखी हुई है। क्यों जी चौधरी साहब, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। सिराज बीबी, अब तुम ये बताओ कि तुम कितनी रकम अदा कर चुकी हो? अल्लाह आपका भला करे, 20,000 से ज़्यादा रकम दे चुकी हूँ, सिराज बीबी ने जवाब दिया। मेरे पास चौधरी साहब के हाथ की लिखी हुई रसीदें मौजूद हैं। 20,000 रुपये? पटवारी ने हैरानी से कहा। और अभी तक कर्जा अदा नहीं हुआ? मोहम्मद हुसैन, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, चौधरी ने कहा। कर्जा सूद पे लिया गया था। ठीक है, मैंने कहा। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त कितना कर्जा बाकी है? मलिक साहब, मैं आपको बता चुका हूँ कि मसला कर्जे का नहीं, ज़मीन का है।
हमने इस ज़मीन पर बहुत मेहनत की है। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने कहा। उस तरफ आने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक वाज़ेह सूरत हाल हमारे सामने आ जाए। चौधरी तामुल करते हुए बोला, मेरे हिसाब से तकरीबन 10,000 रुपये और निकलते हैं। अशरफ ने कहा, यह तो सख्त ज़्यादती है। तुम ज़रा खामोश रहो, मैंने अशरफ से कहा और फिर चौधरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। चौधरी साहब, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं कर्जे की रसीद देखना चाहता हूँ। रसीद देखने की क्या ज़रूरत है, उसने कहा। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। आप ऐसा करें कि कल किसी वक्त यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। मलिक साहब, इस झगड़े को आज ही ख़त्म करें। मैं अपना आदमी भेजकर अभी रसीद मंगवा लेता हूँ। वो उठकर बाहर गया और अपने किसी आदमी को रसीद लाने के लिए हवेली भेज दिया। वो शख्स 15-20 मिनट में वापस आ गया। इस तहरीर के मुताबिक सिराज बीबी ने चौधरी गुलाम कादिर से 6,000 रुपये बतौर कर्जा 20% सालाना सूद पर लिया था और अपनी 3 मुरब्बा ज़मीन इस कर्जे के एवज़ रहन रखी थी। तहरीर में रकम की वापसी की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई थी। सूद के बारे में ये वजाहत नहीं थी कि वो सूद दर सूद था, लिहाजा तहरीर की रूह से वो सादा सूद था। ऐसी भी कोई शर्त नहीं थी कि चौधरी ज़मीन को इस्तेमाल कर सकता था और उसकी सारी आमदनी खुद रख सकता था। मैंने मोहम्मद हुसैन पटवारी से सूद का हिसाब निकालने के लिए कहा। उसने 1 मिनट में हिसाब सामने रख दिया। 20% सालाने के हिसाब से 6,000 रुपये पर 18 साल का सूद 21,600 रुपये बनता है। इसमें असल रकम भी मिला ली जाए तो कुल रकम 27,600 रुपये बनती है। मलिक साहब, आप इस चक्कर को छोड़ें, असल बात, मैंने चौधरी की बात काटते हुए कहा। इस हिसाब से सिराज बीवी के ज़िम्मे तकरीबन 7,500 रुपये निकलते हैं, क्योंकि 20,000 रुपये अदा किए जा चुके हैं। नहीं, असल रकम इससे बहुत कम होगी, मोहम्मद हुसैन ने कहा। जो रकम अदा हो जाएगी उस पर सूद नहीं लगाया जा सकता। चौधरी अपने जोश पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला, इस हिसाब किताब को गोली मारो जी, मैं इन लोगों को 12,000 रुपये दे दूंगा। मैंने पटवारी से पूछा, इस ज़मीन की मौजूदा कीमत कितनी होगी? इस वक्त इस ज़मीन की कीमत 20-21,000 रुपये मुरब्बे से कम नहीं होगी, बूढ़े पटवारी ने जवाब दिया। अच्छा गाहक मिल जाए तो ज़्यादा कीमत भी मिल सकती है। इस हिसाब से 3 मुरब्बा ज़मीन के 60-65,000 रुपये बनते हैं। मैंने चौधरी से मुखातिब होकर कहा, अगर आप ये ज़मीन खरीदना ही चाहते हैं तो इसकी सही कीमत लगाएं और बात ख़त्म करें। और वो जो ज़मीन पर हम मेहनत करते रहे हैं, इसका क्या हिसाब किताब होगा? हमने ज़मीन गिरवी रखी थी, पट्टे पर नहीं दी थी। सिराज बीवी ने कहा, आप ज़मीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तुमने मेरा पैसा इस्तेमाल किया या नहीं किया? चौधरी ने खौफनाक नज़रों से सिराज बीवी को घूरा। मैंने ज़मीन को इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? अशरफ ने कहा, हमने पैसा इस्तेमाल करने का सूद दिया। आपने हमें ज़मीन की पैदावार में से क्या दिया? बहुत कुछ दिया है तेरे बाप को, और उसी ने मुझे ज़मीन इस्तेमाल करने का इख्तियार भी दिया था। चौधरी साहब, इस तहरीर में ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। मैं आपकी खातिर इन लोगों को ज़मीन फ़रोख्त करने पर मजबूर कर सकता हूँ, लेकिन कीमत आपको मार्केट के हिसाब से लगानी होगी और इंसाफ का तकाजा भी यही है। मलिक साहब, ये नहीं हो सकता। पटवारी मोहम्मद हुसैन और सिराज बीवी एक तरफ जाकर कुछ बातचीत करने लगे। फिर दोनों वापस आ गए और सिराज बीवी ने कहा, चौधरी साहब, आप मेरे साथ पैसों का हिसाब कर लें, मैं आपकी बकाया रकम कल तक अदा कर दूंगी। चौधरी पटवारी को घूरने लगा। मोहम्मद हुसैन, तेरे जैसे पटवारी मेरी डब में पड़े रहते हैं। मैं तेरी चालों को खूब समझता हूँ। इस ज़मीन पर कब्जा करने का ख्याल दिल से निकाल दो। ये ज़मीन मेरी है और मेरे ही पास रहेगी। चौधरी, ज़रा सोच समझ कर बात करो, बूढ़े पटवारी ने गुस्से से कहा। मैं भी छोटा ज़मींदार नहीं हूँ। मेरी ज़मीनें तुझसे ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होंगी। याद रख, यतीमों का माल हज़म नहीं होगा। चौधरी गुस्से से खड़ा हो गया, बोला, मलिक साहब, मैं पहले ही समझ गया था कि ये सब मिली भगत है। इस किस्म के ड्रामे हमने बहुत किए हैं, इस तरह बात नहीं बनेगी। चौधरी साहब, मेरा भी यही ख्याल है कि इस तरह से बात नहीं बनेगी। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो मुझे अपने कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बड़े शौक़ से इस्तेमाल करें अपने कानूनी इख्तियारात, उसने धमकी आमेज़ लहजे में कहा। आप मुझे गिरफ्तार कर लें, हवालात में बंद कर दें, इनका मुकदमा अदालत में पहुंचा दें। ज़्यादा से ज़्यादा इनके हक़ में डिग्री हो जाएगी और क्या होगा, ज़मीन तो कहीं नहीं चली जाएगी। इसमें काश्तकारी कौन करेगा? वो खुली धमकी थी। उसका मतलब ये था कि ना तो उसे कानून की परवाह थी और ना ही किसी अदालती फैसले की।
वो ज़मीन का कब्जा छोड़ने पे तैयार नहीं था। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर बड़े ज़मींदार से टक्कर लेना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग खूंरेज़ी से भी बाज नहीं आते। फरीक मुखालिफ अगर कमज़ोर हो और उसमें जवानों की कमी हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। सिराज बीवी ने हिम्मत करके कहा, मेरा पुत्र और जवाई काश्तकारी कर लेगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। चौधरी तंजिया अंदाज में हंसा, बोला, सिराज बीबी, ज़मीनों को गबरू जवान संभाला करते हैं, तेरा पुत्र तो अपना वजूद नहीं संभाल सकता, ये ज़मीन क्या संभालेगा। वो क्या कहते हैं, ज़ात दी कोड़ कर ली ते शेरा नाल जप्पे। चौधरी, यतीमों का माल न खाओ, बूढ़े पटवारी ने कहा। अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है कि जो लोग जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेटों में यकीनन आग भरते हैं और वो यकीनन शोला जन आग में दाखिल होंगे। चौधरी ने इस्तेज़ाई अंदाज में इधर उधर देखा और बोला, किधर है आग, मुझे तो कहीं आग नज़र नहीं आती। चौधरी, एक बात अच्छी तरह सोच लो, मोहम्मद हुसैन ने कहा, जिस दिन आग नज़र आएगी उस दिन तुम्हें बचने का रास्ता नज़र नहीं आएगा, इसलिए खुदा से डरो। चौधरी दरवाजे की तरफ मुड़ा और फिर रुककर बोला, मलिक साहब, मैं ज़ेरे हिरासत तो नहीं हूँ। नहीं, फ़िलहाल आप आज़ाद हैं। शुक्रिया, उसने मूँछों पर हाथ फेरते हुए कहा। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, चौधरी ग़ुलाम कादिर का ख़ानदान जद्दी पुश्ती इस इलाके में आबाद है और आइंदा भी आबाद रहेगा, मगर थानेदार आते जाते रहते हैं। बात ख़त्म करते ही वो कमरे से निकल गया। शुरू में मैंने हवेली की आग का जिक्र किया था, आपको याद होगा, और ये हवेली चौधरी ग़ुलाम कादिर की थी। वो गर्मियों के दिन थे और दोपहर का वक्त था। उस वक्त में एक तफ्तीश के सिलसिले में करीबी मौजूद था। शोर सुनकर मैं अपने साथियों समेत मौके पर पहुंच गया। हवेली चारों तरफ से आग की लपेट में थी। लोग पानी की बाल्टियां उठाए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोपहर का वक्त, गर्मियों का मौसम और भड़कती हुई आग की तपिश। 15-20 गज के फासले तक आग की तपिश महसूस हो रही थी। सिर्फ 5 रोज़ पहले चौधरी ग़ुलाम कादिर ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा था, किधर है आग, मुझे तो कहीं आग नज़र नहीं आती। और मोहम्मद हुसैन पटवारी ने कहा था, जिस दिन आग नज़र आएगी उस दिन तुम्हें बचने का रास्ता नज़र नहीं आएगा। ये सारी बातें लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हो रही थीं। लोग चीख चीख कर एक दूसरे को बता रहे थे कि चौधरी का पूरा ख़ानदान आग में घिरा हुआ है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। औरतें आहो बका कर रही थीं। लोग पानी की बाल्टियां भर भर कर ला रहे थे, आग की तरफ फेंक रहे थे, मगर पानी आग तक नहीं पहुंच रहा था। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। अचानक सहन की तरफ से ज़्यादा शोर सुनाई दिया। लोगों का हुजूम उस तरफ भागा। मैं भी सहन में पहुंच गया। उस तरफ ख्वाबगाह की एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के रास्ते धुएं के बादल बाहर आ रहे थे, लेकिन खिड़की अभी आग की लपेट में नहीं आई थी। उस खिड़की के पास एक चीखता हुआ हेवला नजर आ रहा था। वो दोनों हाथ चलाते हुए मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि खिड़की पर मजबूत सलाखें लगी हुई थीं और दरवाज़ा आग की लपेट में था। किसी ने चीख कर कहा, ये बड़े चौधरी साहब हैं, ये बड़े चौधरी साहब हैं, खुदा के लिए कोई इनकी मदद करे। मसला ये था कि खिड़की बरामदे में थी और बरामदा भी आग की लपेट में था। लोग मदद के लिए आगे बढ़ते थे और आग की तपिश महसूस करके पीछे हट जाते थे। चंद आदमी लंबा सा शहतीर उठाए लाए और उससे जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारने लगे। तभी मैंने देखा कि दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मेरे जहन में फौरन तकसीबकारी का ख्याल आया। क्या किसी ने ख्वाबगाह का दरवाज़ा बाहर से बंद करके हवेली को आग लगा दी थी? शहतीर की मुसलसल चोटों से दरवाजे के दोनों पट फर्श पर ढेर हो गए। वो निस्फ से ज़्यादा जल चुके थे और उनमें मुसलसल आग भड़क रही थी। दरवाज़ा गिरने के साथ ही एक हेवला तेज़ी से दरवाजे में नमूदार हुआ, लेकिन जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, एक जलता हुआ शहतीर उसके सर पर गिरा और वो शहतीर के साथ ही फर्श पर ढेर हो गया। बाहर खड़े हुए लोगों की बेसाख्ता चीखें निकल गईं। चंद लोगों ने चादरें गीली करके अपने गिर्द लपेटी और खुद को खतरे में डालकर जलते हुए शख्स को पैरों से पकड़कर बाहर घसीट लाए। वो चौधरी ग़ुलाम कादिर था। उसका पूरा लिबास बल्कि जिस्म तक जल चुका था। उसकी तरफ देखकर बदन पर हैबत तारी होती थी। आग ने उसके जिस्म को मस्क करके रख दिया था। जब उसका मुआयना किया गया तो पता चला कि उसके अंदर जिंदगी की कोई रमक नहीं रही थी। वो मर चुका था। लोग रोने लगे, औरतें बैन करने लगीं। मैं एक तरफ हो गया। मुझे एएसआई का 11 साला बेटा याद आ गया, जो बाप को जालिम समझकर घर से भाग गया था। इस वक्त मेरी आंखों के सामने वैसा ही मंजर था।
वहाँ कई लोग कुदरत को जालिम समझ रहे थे, चौधरी को मजलूम समझ रहे थे, उसकी होलनाक मौत पर आंसू बहा रहे थे, क्योंकि उस वक्त उनके सामने तस्वीर का सिर्फ एक रुख था। उनको चौधरी के जुल्म नजर नहीं आ रहे थे। उस वक्त ये बात सोचने वाला शायद कोई नहीं था कि चौधरी गुलाम कादिर ने यतीमों, बेवाओं और मजबूर लोगों पर कितने जुल्म किए थे। वो यतीमों की आहों की आग थी जिसने उसे जलाकर राख कर दिया था। आग में 9 अफराद जलकर हलाक हो गए थे। चौधरी के खानदान में से बस एक शख्स जिंदा बचा था। वो चौधरी का 26-27 साला बेटा था और उसका नाम फरीद कादर था और वो पैदाइशी पागल था। अगले रोज जब एक ही वक्त में 9 जनाजे उठे तो हर शख्स सोगवार और पुरनम था, लेकिन फरीद उछल उछल कर तालियां बजा रहा था और खुश हो रहा था। उसके ख्याल में वो कोई तफरीही मेला था। चूँकि मुझे उस हादसे के बारे में तकज़ीबी या इंतकामी कार्रवाई का शुबा हुआ था, इसलिए मैंने हवेली के गिर्द पहरा बिठा दिया। आग अगरचे बुझ गई थी, मगर रात भर दबी हुई आग से धुआं उठता रहा। हवेली खंडर बन चुकी थी, कई कमरों की छतें बैठ गई थीं। अगली सुबह 5 आदमी थाने आए। इनमें से एक शख्स चौधरी गुलाम कादिर का दूर का रिश्तेदार था। उसने अपना नाम रजब अली बताया और कहा कि वो चौधरी गुलाम कादिर और उसके ख़ानदान के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है। वो अधेड़ उम्र का पढ़ा लिखा शख्स नज़र आता था। बाकी 4 अफराद चौधरी गुलाम कादिर के मिलने जुलने वाले और पड़ोसी थे। मैं उस वक्त तफ्तीश के लिए हवेली जाने का इरादा कर रहा था। मैंने इन लोगों को ये बात बताई और कहा कि रिपोर्ट इब्तिदाई छानबीन के बाद लिखी जाएगी। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि आग दानिस्ता लगाई गई थी या वो एक इत्तेफाकी हादसा था। आग दानिस्ता लगाई गई थी, रजब अली ने कहा। हम इसीलिए तो आपके पास हाजिर हुए हैं। क्या आप किसी सबूत के साथ आए हैं? जी हाँ, सबूत के साथ ही आए हैं। ये बात आपके इल्म में होगी कि चौधरी साहब का अशरफ हुसैन नामी एक शख्स से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। उस शख्स ने चंद रोज़ पहले चौधरी साहब को धमकी दी थी कि वो उनकी हवेली को आग लगा देगा। ये बात मरहूम चौधरी साहब ने 2 रोज़ पहले हमें बताई थी। ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि आग लगने से पहले कुछ लोगों ने अशरफ हुसैन को हवेली के आसपास मंडलाते देखा था। इस साजिश में मोहम्मद हुसैन पटवारी भी शामिल है। उसका नाम भी रपट में शामिल करें। चौधरी साहब ने बताया था कि मोहम्मद हुसैन पटवारी अशरफ हुसैन की ज़मीन खरीदना चाहता था। रजब अली के एक साथी ने कहा कि वही उसे चौधरी साहब के खिलाफ भड़का भी रहा था। अशरफ हुसैन के खिलाफ हम पहले ही पर्चा काट चुके हैं, मैंने उन्हें बताया। चौधरी साहब ने चंद रोज़ पहले उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आप फिक्र न करें, मैं उसे थाने बुलाकर अच्छी तरह पूछगछ करता हूँ। अगर मुझे उसके खिलाफ कोई शहादत मिली तो मैं उसके साथ कोई नरमी नहीं करूँगा। अशरफ के बारे में मुझे यकीन नहीं था कि हवेली में उसने आग लगाई थी। वो इस टाइप का नौजवान था ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हुआ। बाज़ औक़ात एक कमज़ोर आदमी भी बहुत बड़ी हरकत कर गुजरता है। और मुहर्रिक ये था कि वो लोग 18 साल से अपनी ज़मीन की वागुजारी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन आखिरी मुलाकात में चौधरी ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। ऐसी सूरत हाल में कोई भी शख्स बड़े से बड़ा कदम उठा सकता था। लिहाजा मैंने अशरफ को बुलाने के लिए एक आदमी भेज दिया और ख़ुद हवेली पहुंच गया। सबसे पहले मैं ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि आग किस तरह लगी थी। हवेली के बेशतर कमरे जलकर खाक हो चुके थे, बाज़ की छतें गिरी हुई थीं। मैंने छतों का मलबा हटाने के लिए चंद मजदूर लगा दिए और एक ASI को उनकी निगरानी पर मुकर्रर कर दिया। मैंने उसे इस बात की ताकीद कर दी कि कमरों की जली हुई चीज़ों को न छेड़ा जाए, सिर्फ ऊपर से गिरने वाला मलबा एहतियात से हटा दिया जाए। ये इंतज़ाम करने के बाद मैं वापस थाने पहुंचा तो अशरफ और उसकी माँ सिराज बीबी वहाँ मौजूद थे। मैंने अशरफ से कहा, मुझे इत्तला मिली है कि तुमने चौधरी गुलाम कादिर की हवेली को आग लगाने की धमकी दी थी। जनाब, मैंने किसी को धमकी नहीं दी, उसने जवाब दिया। हमारी तो अल्लाह ने इज्जत रख ली, वरना चौधरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सिराज बीबी ने कहा कि जिस रोज़ यहाँ थाने में हमारी चौधरी से बात हुई थी, उसके अगले रोज़ चौधरी जमाल कादिर कुछ गुंडे लेके हमारे घर पहुँच गया था। गुंडे लेकर पहुँच गया था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बात यह है बेटा कि हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैंने तो बस ऊपर वाले की अदालत में अपना मसला पेश कर दिया था। उसकी मेहरबानी से हमारी इज्जत बच गई। दोनों ने जो मिली जुली तफसील बताई उसका खुलासा मैं अपने अल्फाज में पेश करता हूँ। गुज़िश्ता मंगल के रोज़ रात के 9 बजे सिराज बीवी ने
दस्तक की आवाज़ पर दरवाज़ा खोला तो 4 आदमी उसे धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। उस रोज़ सिराज बीवी की शादीशुदा बेटी भी उसके घर आई हुई थी। उसके हमरा उसकी 2 बेटियां भी थीं, जिनकी उम्रें 12 और 14 साल थीं। घर में दाखिल होने वाले 4 आदमियों में से एक चौधरी जमाल कादिर था। बाकी अफराद सिराज बीवी के लिए अजनबी थे। उनकी शक्लें खौफनाक थीं। वो सब मुसल्ला थे। एक के हाथ में मट्टी के तेल का कनस्तर था। जमाल कादिर ने अंदर घुसते ही अशरफ को गिरेबान से पकड़ा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। ये देखकर लड़कियां चीखने लगीं तो जमाल कादिर के साथियों ने उन्हें बालों से पकड़ लिया और उनके मुंह बंद कर दिए। ओए, बड़े चौधरी साहब ने मुझे बताया है कि तुम थाने में बहुत उछल उछल कर बातें कर रहे थे। जमाल कादिर ने अशरफ से कहा। उन्होंने मुझे बताया है कि तुमने उनके साथ बड़ी सख्त बदकलामी की थी। अशरफ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं जनाब, मैंने तो बड़े अदब से बात की थी। बड़े चौधरी साहब मेरे अब्बा के दोस्त थे, मैं इनके साथ कैसे बदकलामी कर सकता हूँ? तेरा मतलब है कि अब्बा जी ने झूठ बोला है? जी, मैंने ये तो नहीं कहा। आप बेशक मलिक साहब से पूछ लें, मैंने तो कोई गलत बात नहीं की। जमाल कादिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोला, फिक्र ना कर, मलिक साहब का बंदोबस्त भी हो जाएगा। ऐसे कई मलिक आए और कई गए, और सुना है कि तुम लोगों का हिसाब किताब करना भी आ गया है। ज़मीन के पैसे मांगते हो? सिराज बीवी ने मिन्नत करते हुए कहा, बेटा तुम जिस तरह कहोगे वैसा ही कर लेंगे। जमाल कादिर ने उसे परे धक्का दिया और बोला, परे हट माई, आइंदा मुझे बेटा मत कहना। तुमने हमारे खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमें माफ़ कर दो चौधरी, हमारी रिपोर्ट लिखाने की मर्जी नहीं थी। ये रिपोर्ट थानेदार साहब ने खुद ही लिख ली थी। खुद ही लिख ली थी? जमाल कादिर ने मुंह बिगाड़ कर कहा, अंगूठा भी खुद ही लगा लिया था। सिराज बीवी की बेटी और नवासियां बदमाशों की गिरफ्त में बुरी तरह कांप रही थीं। सिराज बीवी ने जमालदीन के पैर पकड़ लिए, बोली, चौधरी साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, न ज़मीन चाहिए और न ही पैसे। आज हम झगड़ा ही ख़त्म करने आए हैं, गुलाम कादिर ने कहा। फिर अपने साथी से बोला, रब नवाज, चलो अपना काम शुरू करो। दोनों कमरों में अच्छी तरह मट्टी का तेल छिड़क दो। इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये कोई नई या अजूबा बात नहीं थी। मुतकब्बिर और फिरौन सिर्फ इस किस्म की इंसानियत सोज हरकतें अक्सर करते रहते हैं। पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। जब मजलूम और बेबस अफराद जल रहे होते हैं तो ये शैतान बाहर खड़े होकर कहकहे लगाते हैं। ये लोग ना बूढ़ों की परवाह करते हैं, ना औरतों की, और ना ही जलते हुए बच्चों पर तरस आता है। जब रबनवाज नामी बदमाश ने तेल का कनस्तर उठाया तो सिराज बीबी और उसका पूरा कुनबा जमाल कादिर के कदमों में आहो बका करने लगा। सिराज बीबी ने कहा, चौधरी साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी ज़मीन भी रख लें, हम ये बस्ती छोड़कर चले जाएंगे, दोबारा कभी इधर का रुख भी नहीं करेंगे। जैसा कागज़ चाहो लिखवा लो, पर हमारे ऊपर ये जुल्म ना करो। मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देती हूँ कि हमें जिंदा ना जलाओ। हम खामोशी से ये बस्ती छोड़ जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। रबनवाज, ज़रा ठहरो, जमाल कादिर ने कहा। इस बुढ़िया की बात कुछ समझ में तो आती है। रबनवाज रुक गया, बोला, हमने तो सोचा था कि कुछ मौज मेला देखेंगे, पर जैसे आपकी मर्जी। जमाल कादिर ने कुछ सादा कागज़ और स्टाम्प पेपर निकाले, इन पर सिराज बीबी से अंगूठे लगवाए और अशरफ से दस्तखत करने को कहा। फिर बोला, मैं तुम लोगों को बस्ती छोड़ने के लिए सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुम लोग 3 दिन के बाद यहाँ नजर आ गए तो मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा। तुम लोगों को अंदर बंद करके आग लगा दूंगा। तुम्हारा ये मकान रबनवाज ने खरीद लिया है। कितने रुपए में? कोई पूछे तो बता देना। ज़मीन भी हमने खरीद ली है। अब तुम्हारी इस इलाके में कोई जायदाद नहीं है, समझे? 3 दिन तो बड़े थोड़े हैं, सिराज बीवी ने मिन्नत करते हुए कहा। इतनी जल्दी हम कहाँ इंतज़ाम करेंगे? 15 दिन की मोहलत तो दे दें। 15 दिन की मोहलत नहीं मिल सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। और हाँ, अगर वो थानेदार तेरे घर आए तो उसे कह देना कि तेरा हमारे साथ राजीनामा हो गया है। कह देना कि तुझे ज़मीन के 20,000 मिल गए हैं। जाने से पहले उन बदमाशों ने लड़कियों के साथ उल्टी सीधी हरकत भी की। सिराज बीवी ने मुझे बताया कि चौधरी के जाने के बाद वो सारी रात रो रो कर खुदा को पुकारती रही। उसके बच्चों और नवासियों को भी सारी रात नींद नहीं आई। 5 रोज़ के बाद जब उसने चौधरी के पूरे कुनबे के जलने की खबर सुनी तो वो सजदे में गिर गई और उसने शुक्राने के 2 निफिल पढ़े। थानेदार पुत्र, ये सब कुछ अल्लाह ने किया है। सिराज बीवी ने बात ख़त्म करते हुए कहा।
जिस वक्त हवेली में आग लगी उस वक्त अशरफ लाहौर गया हुआ था मकान का बंदोबस्त करने के लिए। उसके साथ उसका दोस्त साजिद अली भी था। दोनों कल शाम को वापस आए हैं। अशरफ ने लाहौर में अपनी मसरूफियात की पूरी तफसील बताई। दोनों के बयानात में कोई खामी नजर नहीं आती थी, लिहाजा मैंने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। ताहम जाने से पहले मशवरा दिया कि वो पटवारी मोहम्मद हुसैन की मदद से अपने ज़मीन के कागजात की नकूल निकलवा ले। मुझे यकीन था कि चौधरी के पास जो कागजात थे वो सब जल चुके होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब कोई कहने सुनने वाली बात बाकी नहीं रही। तो अर्ज़ यह है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। हिनोज़ एक अजीब बात बाकी है, और शायद यही वो बात है जिसकी वजह से ये वाक़या मैंने आपकी खिदमत में पेश करने के लिए मुंतखब किया है। थाने के कामों से फारिग होकर मैं 4-5 बजे के करीब हवेली पहुंचा। एएसआई बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मलिक साहब, एक बड़ी अजीब चीज़ मैंने देखी है, अभी तक इसकी कोई वजह मेरी समझ में नहीं आई। वो मुझे जली हुई ख्वाबगाह में ले गया। वहाँ हर शय जलकर राख हो चुकी थी। एएसआई ने एक जली हुई चारपाई के दरमियान इशारा किया। मैंने खाकिस्तर फ्रेम और राख के दरमियान एक चूहे के ढांचे को देखा जो जलकर खाक हो चुका था। इसमें क्या अजीब बात है? मैंने कहा। हवेली में चूहे की मौजूदगी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब इस तार को भी देखें। लोहे का एक पतला सा तार चूहे की दुम के करीब पड़ा था। उसके एक सिरे को मोड़कर आंख सी बना दी गई थी। ये तार चूहे की दुम के साथ मुंसलिक था, एएसआई ने कहा, और जलने की वजह से अलग हो गया था। ये तुम कैसे कह सकते हो? मेरे पास इसका सबूत भी है, आए मेरे साथ। उसने मुझे वैसा ही एक और मुर्दा चूहा दिखाया। ये चूहा ख्वाबगाह से मुल्क का स्टोर में मरा पड़ा था। इस चूहे की दुम के साथ भी तार का वैसा ही टुकड़ा मुंसलिक था। स्टोर में रजाइयाँ और गद्दे भरे हुए थे जो सब जलकर राख हो गए थे। मुर्दा चूहा गद्दों की राख के करीब पड़ा था। उसकी दुम से मुंसलिक तार के दूसरे सिरे पर जले हुए कपड़े की राख पड़ी थी। गालिबन वो कपड़ा तार के साथ बंधा हुआ था। वैसा ही एक तीसरा चूहा बरामदे में पड़ा हुआ था। वो जले हुए फर्नीचर के नीचे पड़ा था। उसकी दुम के साथ भी तार मुंसलिक था। बात बड़ी वाज़ेह मालूम होती थी। किसी ने चूहों की दुम के साथ कपड़े के टुकड़े बांधकर उन्हें आग लगाई और चूहों को हवेली में छोड़ दिया था। बज़ाहिर ये नज़र आता था कि सारी कार्रवाई बड़ी मंसूबाबंदी के साथ की गई थी। चूहों को इस तरीके से छोड़ा गया था कि आग भड़क उठने के बाद बाहर निकलने के रास्ते मसदूद हो गए थे। चूहे आग की तपिश के बाद दौड़ते रहे थे और जगह जगह आग लगाते चले गए थे। बरामदे में एक मिट्टी के तेल का कनस्तर भी पड़ा हुआ था। वो पहलू के बल पड़ा था और खाली था, ताहम उसमें मिट्टी के तेल की बू मौजूद थी। मेरा ख्याल है कि ये किसी घर के भेदी का काम है, एएसआई ने कहा, और ये सारा काम बरामदे में किया गया था। चूहों की दुमों के साथ जो कपड़े बांधे गए थे इन्हें तेल में भिगोया गया था और इस तरफ के ये तीनों दरवाजे बाहर से बंद थे। ये चूहों वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, अगर किसी ने इस बरामदे से ये सारा ड्रामा किया है तो उसे चूहों का चक्कर चलाने की क्या ज़रूरत थी? वो बड़े आराम से मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा सकता था। पहले चूहे छोड़ना, फिर मिट्टी के तेल का कनस्तर औंधा करना, ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती? एएसआई ने कहा। मलिक साहब, सारे मुजरिम अक्लमंद नहीं होते। ये किसी अहमक मुजरिम का काम मालूम होता है। सिराज बीवी ने रब नवाज नामी एक शख्स का जिक्र किया था। मैंने आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछगछ की और 2 सिपाही भेजकर उसे हवेली बुला लिया। वो उन छोटे बदमाशों में से था जो जागीरदारों के टुकड़ों पर पलते हैं और उनके इशारों पर अपने ही तबके के अफराद पर जुर्म ढाते हैं। वो खासा पला हुआ शख्स था। मैंने कहा, रब नवाज, तेरे अंधा तो मर गए। वो पीले दांत निकाल कर बोला, कोई बात नहीं सरकार, कोई और हवेली देख लेंगे। मैंने बड़े ज़ोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। वो इस अचानक थप्पड़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बुरी तरह से बौखला गया। हवेली नहीं, हवालात, कुत्ते के बच्चे। थानेदार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? उस वक्त हम हवेली के बरामदे में खड़े थे। मैंने एक सिपाही से कहा कि जाओ परचून की दुकान से मिट्टी के तेल की एक बोतल ले आओ। सिपाही के जाने के बाद मैंने एएसआई से कहा, इसके हाथ पैर बांध दो, मैं इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे आग लगाऊंगा। उसके चेहरे पर खौफ उतर आया। हाथ जोड़ते हुए बोला, थानेदार साहब, मेरा कसूर भी तो पता चले। मैंने एक तगड़े सिपाही से कहा कि इसे पीछे से काबू करके खड़े हो जाओ। सिपाही ने उसे शिकंजे में कस लिया। सुन ओए रब नवाज,
मुझे तेरी बदमाशी का सारा किस्सा मालूम हो चुका है, लेकिन अब ये किस्सा मैं तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। अगर तेरे मुंह से एक भी गलत लफ्ज़ निकला तो यहाँ से तेरी लाश ही जाएगी। पहले तू इस कनस्तर को देख, क्या तू इसको पहचानता है? मैंने अपना रोलर बिल्कुल तैयार पकड़ा हुआ था। वो थूक निकलते हुए बोला, ये मिट्टी के तेल का कनस्तर है। मैंने रोलर से उसके कंधे पे ज़रब लगाई और कहा, मैंने पहचानने की बात की है। क्या ये वही कनस्तर है जिसे तुम जमाल कादिर के हमरा सिराज बीवी के घर लेकर गए थे? उसने लम्हे भर तवक्कुफ किया, फिर मेरा हाथ बुलंद होते देखकर बोला, जी जी यही है। कुत्ते, तुम उस बेवा औरत को, उसकी बेटी, बेटे और नवासियों को घर के अंदर जलाकर तमाशा देखना चाहते थे? वो कराकर बोला, जज जनाब, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। इसका हुक्म बड़े चौधरी साहब ने दिया था। ओए, कुछ इबरत पकड़, देखता नहीं तेरा बड़ा चौधरी अपने खानवादे समेत कुत्ते की मौत मर गया। याद रख, बेवाओं और यतीमों पर जुल्म करने वालों को खुदा आग में झोंक दिया करता है। उसके लिए यहाँ भी आग है और वहाँ भी आग है। तेरे दूसरे दो साथियों का क्या नाम है? एक का नाम जीजा तेली और दूसरे का नाम चौधरी रजब अली है। ये रजब अली वही था जो सुबह 4 आदमियों के हमरा अशरफ के खिलाफ पर्चा कटवाने आया था। मैंने एक हवलदार से कहा कि वो 2-3 आदमी साथ ले जाए और रजब अली और जीजे तेली को पकड़कर थाने ले जाए। रब नवाज, इस हवेली में किसने आग लगाई है? वो कस्में खाने लगा कि उसे इस आग के बारे में कुछ पता नहीं है। उसका बयान सच्चा मालूम होता था। कुदरत का अजीब फैसला था। चौधरी ने जिस तेल से एक बेवा और उसके कुनबे को हलाक करना चाहा था, वही तेल उसकी अपनी हलाकत का बायस बन गया था। लेकिन चूहों वाला मामला हिनोज हल नहीं हुआ था। अगले रोज़ मैंने आसपास रहने वालों से पूछगछ शुरू की। किसी अजनबी को हवेली में दाखिल होते या निकलते हुए नहीं देखा गया था। जिंदा बचने वाला वाहिद फर्द चौधरी का पागल बेटा फरीद कादिर था। वो ना कोई बात समझता था और ना कुछ बता सकता था। एएसआई काफ़ी देर तक उसके साथ मगजमारी करता रहा, मगर कुछ हासिल ना हुआ। फरीद उस सारी गुफ्तगू को तफरी समझता था। वो कभी हंसने लग जाता था, कभी तालियां बजाता और कभी ऊटपटांग बातें करने लग जाता। मैंने उसे ठहर ठहर कर पूछा, फरीद, जब आग लगी तो तुम कहाँ थे? आग? उसने दोनों हाथ फैलाए। तमाशा, बहुत सारे लोग, तमाशा, हु। तुम्हारे साथ और कौन था? आग, बहुत सारी, तमाशा, हु। काफ़ी देर तक ऐसे ही सवाल जवाब के बाद मुझे अचानक एक ख्याल आया तो मैंने पूछा, फरीद, चूहा, तुमने चूहा देखा? उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई। बोला, चूहा, तमाशा, आग। गालिबन कोई बात उसके जहन में आ रही थी। मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, हाँ, शाबाश, तुमने चूहा कहाँ देखा? चूहा, उसने सीने पे हाथ मारा। बोला, चूहा, मैं, जीरा, तमाशा, हु। पहली दफ़ा एक नाम उसकी ज़बान पर आया था। जीरा कौन है? मैंने पूछा। उसने फिर सीने पर हाथ मारा और बोला, जीरा, मैं, चूहा। ये जीरा कोई मुलाजिम मालूम होता है। मैंने एएसआई से कहा, तुम आसपास से पता करो और इस नाम के जितने लोग हैं इन्हें साथ ले आओ। कोई आधे पौन घंटे बाद एएसआई एक 9-10 साल लड़के को साथ लिए हवेली में पहुंच गया। लड़के के साथ उसका बाप भी था। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। लड़का कुछ ज़्यादा ही खौफजदा नजर आता था। उसका नाम नज़ीर उर्फ जीरा था। फरीद ने जीरे को देखा तो खुशी से तालियां बजाने लगा। जीरा आ गया, जीरा आ गया, आहा, जीरा आ गया। मैंने जीरे की घबराहट दूर करने के लिए 2-4 दोस्ताना सवालात किए। फिर पूछा, जीरे, ये चूहों का क्या किस्सा है? ये सवाल सुनते ही उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। बोला, सौ रब्दी, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फरीद ने मुझको कहा था कि आओ चूहों का तमाशा करते हैं। घबराओ नहीं पुत्र, मैंने कब कहा है कि तुम्हारा कसूर है? वैसे हुआ क्या था? चूहे कौन लाया था? चूहे तो जी पिंजरे में फंसे हुए थे, 4-5 थे। चाची ने मुझे पिंजरा दिया और कहा कि चूहों को छप्पड़ में डबोकर मार दो। मैं जाने लगा तो फरीद ने मुझे रोक लिया। कहने लगा कि आओ चूहों का तमाशा करते हैं। कौन सी चाची ने पिंजरा दिया था? फरीद की अम्मा ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी पहले तो हम चूहों को ऐसे ही छेड़ते रहे। फिर ये फरीद कहने लगा कि चूहों की दुम में कपड़ा बांधकर आग लगाते हैं। मैंने इसको मना भी किया लेकिन ये नहीं माना। तुम लोगों ने चूहों की दुम के साथ कपड़ा कैसे बांधा? ये जी हाथ पर कपड़ा लपेट कर चूहा पकड़ता था। मैं तार के साथ कपड़ा बांधकर तार को चूहे की दुम पर लपेट देता था। कपड़े पर मिट्टी का तेल भी डाला था।
आहो जी, इसने कपड़े को कनस्तर में डबोया था। फिर क्या हुआ? फिर ये माचिस ले आया और एक एक चूहे के कपड़े को आग लगाकर छोड़ता गया। 2-3 चूहे कमरों में घुस गए। मैंने फरीद से कहा कि अब तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें बहुत मारेंगे। इसने डर के मारे सारे दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद अंदर शोर मच गया, इधर भी आग लग गई। हम डर के मारे बाहर भागे तो फरीद की कनस्तर से टक्कर हो गई और वो कनस्तर उलट गया। बात ख़त्म करते ही उसने रोना शुरू कर दिया। वो बार बार यही कहता था, ईमान से मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने उसे उसके बाप के हमरा रुखसत कर दिया। उसका वाकई कोई कसूर नहीं था। कसूर उस पागल फरीद का भी नहीं था। उस सारी कार्रवाई में दरहकीकत कुदरत का दस्ते इंतकाम काम कर रहा था।